बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज बेसिकली हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की क्लास में मुझे कुछ बातें बतानी थी जो कि मैंने नहीं बताई, इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने वो डिस्कस नहीं की। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था, यानी हमने फिज़िक्स शुरू की थी, तब मैंने बताया था कि दो फिज़िक्स थी, टू टाइप ऑफ फिज़िक्स थी, नहीं बताया था। अच्छा, हमने कहा था कि जनाब पहले क्या थी हमारे पास, सिंपल साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, उसके बाद हमने कहा था कि साइंस को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया था, फिजिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस में कितनी आ गई थी, 5 आ गई थी, आगे 5 टाइप्स आ गई थी, और बायोलॉजिकल साइंस में आ गई थी हमारे पास 2। फिजिकल साइंस में हमने पढ़ा था, फिजिक्स पढ़ना था क्योंकि हमारी बुक भी फिजिक्स थी। हमने पढ़ा था मैथ एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक, मैथ एनर्जी रिलेशनशिप। ये जो न्यूटन की फिजिक्स है ना, इसको कहा जाता था क्लासिकल फिजिक्स। दो फिजिक्स हमारे सामने आई थी, न्यूटन फिजिक्स और आइंस्टाइन फिजिक्स। न्यूटन फिजिक्स का नाम दिया गया था क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है ओल्ड फिजिक्स। अगर आप यहाँ देखें बुक में, तो इसने जो ये लॉ पेश किया है उसकी किताब लिखी है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नाम है ना, उसका पूरा नेम है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ किताब वालों ने सिर्फ प्रिंसिपिया लिखा है। आपने एग्जाम में लिखनी तो प्रिंसिपिया है, लेकिन अपने इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए अगर आप लिख लें कि इसका पूरा नाम क्या है, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप इसको देखें तो ये किस सन में लिखी हुई है, 1687 में। यही है सन, 1687 में इसको लिखा गया। ठीक है। न्यूटन फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स क्यों कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसने बयान की अपनी चीज़ें कब, किस सन में, 1687। जबकि आइंस्टाइन की फिजिक्स को कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो फिजिक्स थी ना वो 19th सेंचुरी के लिहाज से, ठीक है, ये 16th सेंचुरी में आई न्यूटन फिजिक्स, आइंस्टाइन की फिजिक्स 19th सेंचुरी में आई। उसको क्वांटम फिजिक्स का भी नाम दिया था हमने एक और, फर्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से मैंने बताई थी। क्वांटम फिजिक्स भी कहा था और एक मॉडर्न फिजिक्स भी कहा था। न्यूटन ने कहा था फिजिक्स होती है मैस प्लस एनर्जी। मैस और एनर्जी क्या होती है, फिजिक्स होती है। जबकि आइंस्टाइन ने कहा था मैस और एनर्जी और इसका रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ मैस एनर्जी एंड द रिलेशनशिप। और इसके रिलेशनशिप को उसने, आइंस्टाइन ने इक्वेशन से शो किया था, E = mc²। बेसिकली जो मैंने बात बतानी थी वो मैंने C की बतानी थी। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। न्यूटन की अगर हम कोई भी फिजिक्स की या न्यूटन की कोई भी बात करेंगे उसमें स्पीड ऑफ लाइट का बड़ा जिक्र आएगा। ठीक है, न्यूटन की कोई भी बात करेंगे, कोई भी लॉ की, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र जरूर आएगा। ये आपकी लिखी हुई है किताब में बात, ये बात मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, दूसरा एक और मैंने बात थोड़ा सा बताना भूल गई थी। दूसरी बात ये कि ये जो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ हमें बताया कि अ बॉडी इज एट रेस्ट ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो वो क्या करेगी, रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाएगी। ये कहा था उसने। ये इसने कहा किसमें, 1687 सेंचुरी में। अपनी इसकी बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स में इसने 1687 में बात की। जबकि 980 में, आप की पॉइंट साथ लिखा है इसी पैराग्राफ के की पॉइंट पे देखें तो 980 में ये वो अली सीना ने लिखी हुई है, मुसलमान था। अब देखिए, अंग्रेज की बात मान ली गई, मुसलमान की बात नहीं मानी गई। ये बात मानने की नहीं थी, ये है कि जो वो अली सीना ने जो बात कही थी वो रिटन फॉर्म में नहीं थी। अगर वो रिटन फॉर्म में होती तो आज न्यूटन ना पढ़ते, हम क्या पढ़ते, वो अली सीना पढ़ते। वो अली सीना ने अपनी जो बात थी वो रिटन फॉर्म में नहीं दी, जबकि न्यूटन ने अपनी बात को किसमें, किस शक्ल में दे दिया, किताब की शक्ल में, प्रिंसिपिया और मैथमेटिक्स की शक्ल में दे दिया। ये छोटी छोटी बातें थी जो मुझे न्यूटन फर्स्ट लॉ में बतानी थी, लेकिन मैंने यहाँ डिस्कस कर ली तो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक तरफ। और दूसरी बात याद रखिए कि न्यूटन के तमाम जो लॉ हमने तीन पढ़ेंगे, अब 2 और पढ़ेंगे, एक जो पहले पढ़ लिया। उन लॉ को लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं। लॉ ऑफ नेचर इसलिए कहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं लॉ। हमने देखा, हमने पहला लॉ पढ़ा कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। हम देख लें कि हमारे सामने कोई भी चीज़ है, अगर वो रेस्ट में है तो पड़ी रहेगी रेस्ट में, जब तक उस पर कोई फोर्स न लगे।
अब न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ पर, किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या कहा न्यूटन सेकंड लॉ ने कि अगर किसी बॉडी पर हमने क्या लगाई, फोर्स लगाई, इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। उसने स्पीड की बात क्यों की, उसने वेलोसिटी की बात की, उसने सिंपल एक्सेलरेशन की बात क्यों कर दी। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ओवर टाइम, यही है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को हम स्पीड भी कह सकते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। तो हम कभी कभार स्पीड को वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब वेलोसिटी को हम स्पीड भी लिख सकते हैं, जब किसी बॉडी पर, ये समझ लें ये बॉडी है, इस पर फोर्स लगाई, इसमें क्या है, स्पीड पैदा हुई। वही बात कर रहा है कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाएगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, स्पीड प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे आप एस लिख दे बेशक, और क्या होगी, टाइम के साथ प्रोड्यूस होगी। टाइम भी इसमें लगा है, 1 सेकेंड लग गया होगा। तो क्या उसने किया, उसने क्या प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब उसने अगली बात की कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। कैसे, अब ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इस पर लगाई फोर्स, मैं फोर्स लगा रही हूँ उस तरफ। अब जब मैं इस पे फोर्स उस तरफ लगाऊंगी तो ये किस तरफ मूव करेगा, उस तरफ। तो एग्जैक्ट बात होगी कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी फोर्स की जानिब होगा, ठीक। फिर बात की उसने कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और अपने मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, ये मास क्या है, इसका वजन कम होगा पर इस वक्त एक टेबल के, इसका मास कम है, इस पे मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाई, ये जल्दी से मूव कर जाएगा। मास कम है, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इस तरह अगर हम टेबल ले लें, बड़ी टेबल है, अगर हम उसको मूव करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो कम मूव होगी, मास उसका ज़्यादा है, एक्सेलरेशन उस पर कम प्रोड्यूस है। तो मास और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेशन हो गया, ठीक। इक्वेशंस बना देते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। फिर इसको इकट्ठा करके लिख दिया इन दोनों इक्वेशन को, एफ डिवाइडेड बाय एम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमने पुट कर दिया के बेसिकली है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी ऐसे यूनिट में वैल्यू होती है 1, इसलिए हमने इसको के को 1 पुट किया तो एम में मल्टीप्लाई ऐसे होके एम में आ गया। अब ये क्या है, सेकंड लॉ। एमसीक्यू स्टार जिसके साथ मैं लगाऊंगी वो क्या होगा, एंटी टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, एमसीक्यूज के लिहाज से एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। क्या कहते हैं, सेकंड लॉ डिफाइन इक्वेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करा था, सिर्फ फोर्स को। सेकंड लॉ ने इसकी फोर्स की इक्वेशन भी निकाल दी, एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या एफ किसके इक्वल है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ने क्या बताई, फोर्स की इक्वेशन बता दी। अब चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं सिंपल सा कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। हर एक्शन, किसी चीज को भी आप एक्शन देंगे उसमें क्या प्रोड्यूस, वो क्या देगा हमें, रिएक्शन देगा। कहूँ एग्जांपल दूँ, अगर आप किसी दोस्त के साथ खड़ी हैं या किसी दोस्त के साथ खड़े हैं और आप उसे थप्पड़ मारेंगे, आगे से क्या जवाब आएगा, आगे से भी जितना आपने उसे प्यार दिया उसी सेंटेंस से आपको भी प्यार मिलेगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या, आपका थप्पड़, आप यहाँ खड़ी हैं, ये यहाँ खड़ी है, आपका थप्पड़ यहाँ से लगा, उसका थप्पड़ यहाँ के लगेगा। डायरेक्शन क्या है, चेंज है, लेकिन मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ उतनी है। देखिए ये मैग्नीट्यूड इसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ उतनी है, जिस स्ट्रेंथ से आपने मारा उसी स्ट्रेंथ से उसने मारा आपको। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, पर डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। दिखा देंगे। अब आ जाते हैं स्टार वाली बात पे। अच्छा, इसमें जो है ना इंटीटेस्ट में एक एमसीक्यूज आते हैं, वो आप लोग जो है ना याद रख लेना। एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज है एक इंटीटेस्ट में आया था कि F12 जो है ना इक्वल है -F21 की, ये कहा गया था। F12 के क्या है, इक्वल है -F21 के। अब बच्चे घबरा गए थे, इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन आपने कॉलम ला पढ़ा, कॉलम ला पढ़ा। अब एक बात सुनो, एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये, इसको ऐसे, एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2।
उस पर फोर्स लगा रहा है उसको दूर भेजने के लिए। क्या लगा रहा है? इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को बेसिकली कहते हैं F12। ठीक, अब सिर्फ Q1 ही इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, बल्कि Q2 भी जो है ना वापसी पे क्या लगा रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स होती है F21। अब अपवर्ड क्या होती है? अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव। तो ये F12 किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास? आ गया F12 किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस F21 की। तो ये इनके टेस्ट में आया होता है, जो बच्चे के भागे थे, लेकिन आप लोगों ने घटाना नहीं। अच्छा, अब चले जाते हैं जो हमने आगे MCQ स्टार में लिखे हुए हैं उसको देख लेते हैं। वो कहता है कि थर्ड लॉ क्या डिफाइन करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता था? फोर्स को सिर्फ। सेकंड लॉ क्या डिफाइन कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ फोर्स को। थर्ड लॉ क्या डिफाइन कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स की। कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे हैं ना, क्या रिएक्शन एज रिएक्शन। चौथा MCQ, मेरे ख्याल से चौथा MCQ बनता रहा। ऑल थ्री लॉज ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। अब क्या हुआ? बेशक जिसने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया, फोर्स की इक्वेशन के बारे में बताया, किसी ने डिफाइन किया उसको, लेकिन बता सारे किसके बारे में है? तीनों लॉ किसके बारे में बता रहे हैं? फोर्स के बारे में। तो ये MCQ अक्सर आ जाता है, लेकिन काफी बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही। अब आ जाती है डेफिनेशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको नाम पढ़ के आपने घबराना नहीं है। इनर्शियल को आप छोड़ दें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप पहले समझ लें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया कि मैंने तुम्हारे घर आना। मैंने उसे बतानी है अपनी डायरेक्शन, अपने घर की डायरेक्शन बतानी है। अब जो है मैं कहूँगी उस दुकान के साथ आओगी तो मेरा घर है, उस दुकान के साथ मेरा घर है। अब वो जो दुकान है मैंने उसको क्या लिया? रेफरेंस। डायरेक्शन बताने के लिए मैंने क्या लिया? उसको रेफरेंस पे लिया। तो अगर आप कुछ भी बताने के लिए किसी चीज़ को रेफरेंस में लेते हैं ना, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या चीज़ रेफरेंस ली वो देख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट ओबे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसको ओबे कर रहे हैं? ऐसा फ्रेम जो ओबे करे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर नॉन एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, ऐसा फ्रेम जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करे वो क्या होता है? उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर नॉन एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब सवाल पूछा जाता है, अब सवाल आपका पूछना बनता है सॉरी, कि नॉन एक्सेलरेटिंग फोर्स का मतलब क्या है? चलो फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पता चल गया। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कैसे पता चला? इनर्शियल क्यों लगाया हमने? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम दिया था हमने, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसलिए हमने इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा है। ठीक, नॉन एक्सेलरेटिंग फोर्स क्यों कहा हमने इसको? क्यों कहा? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था? बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। ठीक है, दूसरी बात की थी हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करती है क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है। कैसे? अगर VI हमारे पास 20 है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है अगर VI हमारे पास 20 है तो VI भी हमारे पास क्या होनी चाहिए? 20। एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली? कैमरे में नहीं आ रहा। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टी। जब VF हमारे पास 20 और VI तो दोनों माइनस हो जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। जीरो डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। यानी जो बॉडी रेस्ट में होगी उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसका एक्शन भी जीरो होगा, इसलिए उसे कहा गया है नॉन एक्सेलरेटिंग फोर्स। आज इतना ही था, आगे भी इम्पोर्टेंट है, आगे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, आगे कल देखेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है। इसे जिस तरीके से याद करें, कुछ समझना है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़।